कैप्टन जमशेद ने एक लंबा सांस लिया और अपनी जगह आकर बैठ गया। जब ज़रा सहूलत मुयसर आई तो सबसे पहले उसे ये एहसास हुआ कि वो किसी कमरे के बजाय खंडर में फिर रहे हैं, जिसकी आग इतनी तपाई जा चुकी है कि अब आसानी से उसमें रोटियां पकाई जा सकती हैं। सूरज यहाँ कुछ ऐसी पोजीशन से निकलता था कि कमरे के हर रोशनदान से धूप अंदर आ रही थी। अपनी घड़ी पर नजर डालकर उसने अंदाजा लगाया कि वो करीबन 3 घंटे सोता रहा है। उसके जिस्म से पसीना फुआरे की तरफ फूट रहा था और कपड़े जिस तरह रात बारिश में भीगे थे अब चंद मिनट बाद ही पसीने में भीगने लगे। उसके साथ ही जमशेद को एहसास हुआ जैसे उसकी ज़बान खुश्क होकर तालू से चमट गई हो। उसके गले में खराश हो रही थी और प्यास से होंठ खुश्क होने लगे थे। उसकी हालत सहरा के इस मुसाफिर जैसी थी जो नखलिस्तान का रास्ता भूलकर अचानक बेआबोगयार रेतले मैदान में निकल आया हो। कैप्टन जमशेद ने चाहा कि अपने थूक ही से हलक को तर कर ले, लेकिन उसके बदन से तो सारा पानी जैसे पसीने की सूरत निकल गया था। जिस गत्ते बिस्तर पर वो इस्तराहत कर रहा था वो उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसे पानी में डबोकर बिछाया गया हो। अपने इस हाल पर वो खामखा मुस्कुरा दिया। इस मुस्कुराहट का भी एक पसे मंजर था। उसे याद आ गया जब अपनी कमांडो ट्रेनिंग के दौरान वो अपनी कंपनी के साथ भूखा प्यासा 20 घंटों से पैदल चल रहा था और उनकी जिस्मानी हालत बदतर थी, तो उसके कंपनी कमांडर ने उन्हें मुस्कुराने की तलकीन की थी। सर, क्या इससे हमारी प्यास बुझ जाएगी? उसके कोर्समेट लेफ्टिनेंट खालिद ने पूछा था। नो, लेकिन हौसला बढ़ जाएगा। खुद पर तरस खाने के बजाय मुस्कुराते रहने से तुम अगले मजीद 40 घंटे तक इस हालत में सफ़र कर सकते हो। कंपनी कमांडर ने अपनी स्याह ऐनक के चश्मों में से मुस्कुराती आंखों से उनकी तरफ देखकर कहा था। सर, ये भी तो मुमकिन है कि हमारी बोतलों का पानी ही कुछ देर बाद भाप बनकर उड़ जाए। इस मर्तबा उसने खुद सवाल किया था। हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन 3 घंटे से पहले अगर तुम में से किसी ने बोतल को हाथ लगाया तो उसे मजीद 8 दिन के लिए यही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे कोई एतराज नहीं। अगर तुम में से कोई मजीद 8 दिन यहाँ गुजारने पर तैयार है तो गो अहेड। सॉरी, अगर तुम में से कोई मजीद 8 दिन यहाँ गुजारने पर तैयार है तो गो अहेड। उसने ऐसे लापरवाही से इतनी बड़ी बात की थी जैसे नाक पर बैठी मक्खी उड़ा रहा हो। 3 घंटे बाद जब वो अपने इंस्ट्रक्टर्स की कमान में एक कदरे आबाद जगह पर पहुंचे और पानी की बोतलों की तरफ हाथ बढ़ाते तो फिर नया हुक्म मिल गया। मेरे ख्याल से अभी इस पानी को रिजर्व ही रहने दो। बस अभी 20 किलोमीटर मजीद सफ़र करना है, कमांडर ने बड़े खुश्क से लहजे में कहा। लेकिन सर, अभी तो हमें, खालिद ने कुछ कहना चाहा था कि कमांडर ने उसकी बात काट दी। मैं असल में भूल गया था, मुझे अब याद आ रहा है और अब नक्शा देखने से भी अंदाजा हो रहा है हम अपनी मंजिल से अभी 20 किलोमीटर दूर हैं। इस रास्ते में तो कोई आबादी आने का भी इम्कान नहीं। कमांडर ने उनकी तरफ देखने का भी तकल्लुफ गवारा नहीं किया था। लेकिन सर, पानी, अब तो टारगेट टाइम भी मुकम्मल है, खालिद ने फंसी आवाज में कहा। भाई, मैंने कब इनकार किया है? मैंने तो सिर्फ आने वाले हालात से आगाह किया है, कमांडर ने उन्हें चिढ़ाने के से अंदाज में कहा। सर, ये तो एक सूरत है, कमांडर ने खालिद की बात काट के कहा। क्या? पांचों ने बड़ी पुरउम्मीद नजरों से अपने सर की तरफ देखा। एक तालाब है यहाँ, वहां से मिल सकता है। उनके सर को जैसे उन पर तरस आ गया हो। पांचों जब अपने कमांडर के साथ पानी वाले तालाब पर पहुंचे तो एक साथ सर पीट लिया। तालाब पर काई जमी थी और उसके किनारे उगे दरख्तों के पत्ते उसमें तैर रहे थे। बेफिक्र रहो, इस गांव के लोग भी यहाँ से ही पानी पीते हैं, उनके जानवर भी। इंसानों और जानवरों के भाईचारे की इससे अच्छी मिसाल और कहीं नहीं मिलती। इतना कहकर उनके कमांडर ने उसकी तरफ देखे बगैर तालाब के किनारे बैठकर पानी से जमी गाय को हाथ से अलग किया और अपना मुंह धोने लगा। उसके बाद उसने अपने कपड़ों समेत ही पानी अपने सारे जिस्म पर डाला।
और फिर बेतकल्फी से पेट भरकर पानी पी लिया। आम हालात में तो वह ऐसा पानी अपने बाथरूम में भी इस्तेमाल न करते, लेकिन यहाँ तो मरता क्या न करता कि मुस्ताक उन्हें अपने कमांडर की तकलीद करनी पड़ी। प्यास से जान बल्ब कमांडोज ने जी भर के पानी पिया और अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गए। एक माह की तवील सहराई तरबियत ने उन्हें कुंदन बना दिया था। उसके बाद जिंदगी में जब कभी उस पर कोई मुश्किल वक्त आया तो वो अपना तनाव कम करने और खुद को रिलैक्स करने के लिए मुस्कुराने में कभी बुखल से काम नहीं लेता था। दूसरी सिमत निकलने वाली खिड़की से उसने नीचे झांक कर देखा। उसके सामने ज़ेरे तामीर बिल्डिंग में पानी की ज़रूरियात पूरा करने के लिए यहाँ भी एक तालाब सा बनाया गया था, जिसके ऊपर एक टरबाइन नस्ब थी, जिसका मतलब ये था कि ये लोग इस मशीन के ज़रिए ज़मीन से पानी निकालते हैं। जमशेद इस मशीन को चलाने का ख़तरा तो मोल नहीं ले सकता था, लेकिन तालाब की मौजूदगी उसके लिए गनीमत थी। उसने अपने आप को समेटा और फिर किसी तरह पंजों पर चलकर ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। ग्राउंड फ्लोर के एक ज़ेरे तामीर कमरे से बाहर घी का एक खाली डब्बा पड़ा हुआ था। उसने वही डब्बा उठाया और इस अंदाज से तालाब तक पहुंचा कि बहुत दूर से भी कोई उसकी मौजूदगी का एहसास ना कर सके। तालाब के पानी की रंगत तो कदरे सब्ज थी, लेकिन जमशेद ने जैसे ही उसमें हाथ डाला फौरन हाथ बाहर निकाल लिया। उसे यूं लगा जैसे गलती से उसने खोलते हुए पानी में हाथ डाल दिया हो। इतना गर्म पानी पीने का मतलब ज़बान से मैदे तक रास्ते में आने वाली हर शय को जलाकर राख कर देने के सिवा और क्या था। यहाँ रुककर शाम तक वो पानी ठंडा होने का इंतजार भी नहीं कर सकता था। जमशेद ने घी के खाली डब्बे को पानी से भरा और अपने ठिकाने पर वापस आ गया। सूरज सवा नेज़े पर आ चुका था। ज़ेरे तामीर बिल्डिंग के दरो दीवार झुलसते हुए महसूस हो रहे थे। उसे एक कदरे सायादार जगह दिखाई दी, वहां पानी का डब्बा रख दिया और खुद लकड़ी की एक पेटी से टेक लगाकर बैठ गया। खैरियत गुजारी कि उसके जिस्म पर रात की भागदौड़ से कोई चोट नहीं आई थी, वरना एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती। आधा घंटा तक वो अपने सर की बातें याद करके दिल ही दिल में खुश होता रहा। उसके बाद प्यास के हाथों पे काबू होकर उसने पानी को हाथ लगाया तो उसकी तपश करीबन ख़त्म हो चुकी थी। अगर उसमें कोई जरासीम भी थे तो वो पानी उबलने से मर चुके होंगे। कैप्टन जमशेद, तुम इस वक्त सेहत आमा के असूलों के ऐन मुताबिक साफ सुथरा जरासीम से पाक उबला हुआ पानी पी रहे हो, उसने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा और हंस दिया। पानी उसने घूंट घूंट करके अपने हल्क में उतारा था। बच जाने वाले पानी से उसने अपना मुंह धोया और दोबारा एक डब्बा भरकर वहीं लाकर रख दिया। अब उसे अपने आप से एक तवील जंग लड़नी थी। क्या वो यहीं से वापस लौट जाए? वो हालत जंग में नहीं, गलती से सरहद पार करके उस तरफ आ गया है। कमांडर की तरफ से भी उसे यही मशवरा मिलता कि इन हालात में बेहतरीन अमल यही है कि वो अपनी जान बचाकर वापस लौट आए। वो किसी मिशन पर यहाँ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखों से ट्रक को देखा था जिसमें तखरीबकार सवार थे। उसे यकीन था कि इस मसनूई जंगल में इन तखरीबकारों का तरबीती मरकज है, जहाँ उसके मुल्क के आस्तीनों के साम तरबियत पाकर पाकिस्तान के बेज़बान शहरियों के खून से होली खेलते हैं। यहाँ वो लोग मौजूद थे जिन्हें गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाना उसका फर्ज था। वो गुज़िश्ता 2-3 माह से और क्या कर रहा था? इस सरहदी इलाके में FIU के इंचार्ज अफीसर की हैसियत से उसकी और क्या जिम्मेदारियां थीं? उसे सोल्जर क्यों बनाया गया था? क्या सिर्फ इसलिए कि वो अपने मुल्क की तबाही का मुल्क दुश्मनों के हाथों तमाशा देखता रहे और उधर से आने वाले मुल्क दुश्मनों को गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दे, ताकि अदालती निज़ाम के जरिए तवील मुकदमेबाजी के बाद उन्हें सज़ा मिल जाए? और इस बात की भी क्या ज़मानत थी कि उन्हें सज़ा मिलती? इसी मुल्क में तो हर शय बराए फिरोख्त मौजूद थी और इन तखरीबकारों की कोई पनाही करने वाले बहुत से दीगर चीज़ों की तरह इंसाफ को भी कभी कभी खरीद लिया करते थे। उनकी दिन रात की मेहनतें अक्सर सियासी मकरो फरेब की पेंट चढ़ जाया करती थी। हुकूमत और तखरीबकारों के
पुश्त पनाहों के दरमियान कोई भी सियासी सौदेबाजी हो जाती, तखरीबकारों को बेगुनाह करार देकर जेलों से रिहा कर दिया जाता और वो दोबारा सरगर्म अमल हो जाया करते थे। ऐसा यहाँ हो रहा था। फिर ये भी तो था कि दुश्मन ने उन्हें मुतअद्दिद मरतबा बगैर किसी वजह के 8% तकरीबकारों के तआक़ुब में बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करना की धमकियाँ दी थी। हालांकि वो ऐसा नहीं कर रहे थे। क्या 8% का हक भी सिर्फ उनके दुश्मन को था? वो क्यों ऐसा नहीं कर सकते? अपने मुल्क में तकरीबकारी फैलाने वालों के ठिकानों को तबाह क्यों नहीं कर सकते? उसका टारगेट तो उसकी आंखों के सामने था। कैप्टन जमशेद, तुम्हें कुदरत ने किसी खास मिशन पर यहाँ भेजा है। तुम इतने बेवकूफ़ नहीं हो कि रास्ता भूल जाओ। तुम्हारा मिलाप के लिए टाट जलाना और दुश्मन के हथे चढ़ना सब मशीयत आज़वी था। शायद मकाफात अमल शुरू हो चुका है। शायद पाकिस्तान के शहरों, कस्बों और देहातों में दुश्मन से सुधाए हुए इन तकरीबकारों के हाथों बेबसी की मौत मरने वालों के प्यारों की दुआएं बारगाह इलाही में कबूल हो गई हैं। और शायद अब कुदरत इन इंसान नुमाद भेड़ियों के इसके हाथों अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। किसी नादीदा कुव्वत ने उसके कानों में सरगोशी की है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उसने अल्लाह अज़्ज़ो व जल के इस फैसले पर आमनन सदकनन कहना और दूसरे ही लम्हे उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे सूरज के बतन से खारिज होने वाली सारी तवानाइयाँ धूप की तरह उसके रग व पैर में सरायत कर गई हों। वो नेता था। उसके पास तो अपना सर्विस रिवाल्वर भी नहीं रहा था, लेकिन जज्बा ईमानी मौजूद था, कमिटमेंट मौजूद थी। वो कमांडो था, पाकिस्तानी फौज का मायानाज कमांडो। आलम इस्लाम का फ़ख्र, उसकी तरबियत आम फौज से हटकर की गई थी। वो ख़ास था SSG स्पेशल सर्विस ग्रुप। उसको खाली हाथों दुश्मन से निपटने की तरबियत दी गई थी और आज इम्तिहान की घड़ी आ गई थी। उसे साबित करना था कि उसके अफसरान ने कौम के खून पसीने की जो कमाई उस पर बतौर ख़ास सर्फ की थी और उससे जो तवक्कुआत वाबस्ता की थी वो उन पर पूरा उतर सकता था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।